नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बीजेपी के लिए इस साल कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहुत महत्व है। इन चुनाव में अपनी भौगोलिक पहुंच का विस्तार करते हुए खुद को संपूर्ण भारत की पार्टी साबित करने की उसकी रणनीति की भी परीक्षा होगी। देश के पूर्वी हिस्से में अपना दबदबा कायम रखने के लिए असम में पार्टी का अभियान जोरों पर है, तो वहीं पश्चिम बंगाल और दक्षिण की राजनीति में खुद को एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए भी पार्टी काफी जोर लगा रही है। बात करें असम की, तो इस बार चुनाव में बीजेपी यहां असमिया संस्कृति को मुख्य मुद्दा बना रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने विपक्षी दलों पर अपनी बढ़त बरकरार रखने की चुनौती है। असम में बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए 3 प्रमुख रणनीतियों पर काम कर रही है। बीजेपी असमिया मुस्लिम के साथ खड़े होने का दावा कर रही है। राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि असम में 2 संस्कृतियों के बीच लड़ाई है। वो कहते हैं कि तथाकथित प्रवासियों यानी बांग्लादेशी मुसलमानों ने असम में एक नई अवधारणा शुरू की है। वो इसे मियाँ संस्कृति, मियाँ कविता, मियाँ भाषा कहते हैं। पूर्वोत्तर में बीजेपी के संकट मोचक हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि हमें समग्र भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से असमिया संस्कृति की रक्षा करनी होगी और असमिया मुस्लिम हमारी तरफ मजबूती से खड़े हैं। Assam Muslim population is divided into 2 streams. One who has come to Assam from Bangladesh, other who are indigenous. They have started identifying themselves as a Mia, and these so-called Mia people are very communal, very fundamental, and they are involved in various activities to distort Assamese culture, Assamese language. The people who are openly challenging Assamese culture, Assamese language, they should not vote for us. 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम और बंगाल की महिला टी वर्कर्स और उनके बच्चों के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वयं 6 फरवरी को असम का दौरा करेंगी। इस बीच असम की 8 लाख टी वर्कर्स के खातों में 3000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी 7 फरवरी को असम की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो 2 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे और कई रोड प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। जहां 2016 के विधानसभा चुनाव की बीजेपी ने 1671 की सरायघाट की लड़ाई से तुलना की थी, जिसमें असम की अहोम सेना ने मुगलों को हराया था, वहीं इस बार बीजेपी असमिया संस्कृति को मुख्य मुद्दा बना रही है। असम में पिछले 2 साल से राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा इसे अब मुद्दा नहीं मानते। उनका तर्क है कि समस्या असमिया मुसलमान नहीं है, बल्कि असमिया संस्कृति को खतरा है। शर्मा का दावा है कि असमिया मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट देगा, लेकिन अभी तक जितने भी मुसलमान विभिन्न समयों पर बांग्लादेश से पलायन कर चुके हैं, वो बीजेपी को वोट देने नहीं जा रहे हैं और हम उनका वोट मांग भी नहीं रहे। हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि असम में पिछले 1000 सालों में कई लोग आए, लेकिन किसी ने भी एक स्वतंत्र संस्कृति का दावा करने की कोशिश नहीं की। केवल एक समुदाय है जिसने असमिया भाषा को विकृत कर दिया और मियाँ नामक भाषा बनाई है। ये एक स्वतंत्र संस्कृति नहीं है। उन्होंने असमिया कविता को विकृत कर दिया और मियाँ कविता शुरू की, जो आक्रामकता है। उधर सत्तारूढ़ बीजेपी के गठबंधन को मात देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 पार्टियों के साथ मिलकर एक महागठबंधन का ऐलान किया। इस महागठबंधन में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF, 3 लेफ्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी और आंचलिक गण मोर्चा यानी AGM शामिल होंगे। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक और बिहार के विधायक शकील अहमद खान को असम में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी है। 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए 2016 में हुए चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। मौजूदा समय में बीजेपी के 60 विधायक हैं। असम गण परिषद AGP के 14 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट BPF के 12 विधायकों के समर्थन से बीजेपी ने सरकार बनाई है। एक निर्दलीय विधायक ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस के पास 23 और AIUDF के पास 14 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि हमें
मियां मुस्लिम वोट नहीं चाहिए और ना ही हम ऐसे कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारेंगे जो खुद को मियां मुस्लिम के तौर पे स्थापित करते हैं या समझते हैं। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं चंपक कलिता जी, महासचिव AIUDF, और साथ ही साथ प्रमोद स्वामी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले प्रमोद जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, आखिर मियां मुसलमान वोट नहीं चाहिए इस स्टेटमेंट के पीछे बीजेपी का चुनावी एजेंडा क्या है? इसके पीछे का निहितार्थ क्या है सर? देखिए, जैसे आपने विश्व शर्मा जी के बयान का जिक्र किया जी, उन्होंने कहा कि दो तरह के लोग हैं। जो है जो मुस्लिम है, जो असमिया मुस्लिम है, उनसे हमारा विरोध नहीं है। वो मोटा मोटी हमारी जो संस्कृति सभ्यता के साथ वो घुल मिल गए हैं। लेकिन जो बांग्लादेश से जो अवैध अनुप्रवेशकारी जो आए हैं, उनसे हमारे आसाम संस्कृति को, आसाम के कल्चर को, भारत की संस्कृति को और भारत के कल्चर को खतरा है। जैसा कि पहले AIUDF के विधायक थे, आजकल वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से विधायक है। यहाँ श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र कर करके श्रीमंत शंकरदेव का बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक अनुष्ठान बनाया गया है, जो प्राण केंद्र, जो कल्चर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, वहाँ वो मियां म्यूजियम की बात करते हैं। तो हमारा विरोध इस सोच से है कि आप श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में मियां म्यूजियम की आप बात क्यों करते हैं? दूसरी बात, आज जो कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन जो है वो AIUDF के साथ किया है, और AIUDF जो है उसका जन्म ही IMDT स्क्रैच होने के बाद से जन्म हुआ था, जो कि बांग्लादेशियों को संरक्षण देने के लिए इस पार्टी का जन्म हुआ था। तो हमारा आइडियोलॉजिकल वैचारिक उनसे मतभेद है। और आप देखिए, बदरुद्दीन साहब के जो NGOs है, उनको जो फंडिंग आती है, वो बाहर से जो फंडिंग आती है वो उन लोगों के द्वारा फंडिंग आती है जो अलकायदा को जो फंड करते हैं, उनके द्वारा उनको फंडिंग होती है। वो अपनी सभाओं में बदरुद्दीन साहब कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, अजान नहीं दी जाएगी। तो मैं आज उनको चुनौती देता हूं, उनके प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, कि आप बताइए, आसाम में हमारा शासन 5 साल से है, कितनी मस्जिदें भारतीय जनता पार्टी के साथ? ठीक है, ठीक है प्रमोद जी विषय में रहेंगे सर। प्रमोद जी, विषय आज मियां मुसलमान है, असल में विषय मियां मुसलमान है, और इसी के साथ हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे सर। लेकिन प्रमोद जी, मुझे ये समझा दीजिए, ऐसे 3 एग्जाम्पल आप मुझे बता दीजिए, 2 बता दीजिए, जिससे ये पता चलता हो कि मियां मुसलमान की वजह से असमिया संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है और वो सांप्रदायिक है। ऐसे उदाहरण आप दे सकते हैं क्या? मैंने उदाहरण दे दिया आपको कि वो लोग मियां म्यूजियम की बात श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में करते हैं। आज जो हमारे 70 की बाटी है, जहाँ श्रीमंत शंकरदेव का जन्म हुआ था, बदल हुआ, वहाँ 70 की माटी पे उन्होंने कब्जा किया, 70 की माटी को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। तो ये आज हमारे श्रीमंत शंकरदेव का जन्म स्थान तक को उन्होंने नहीं बख्शा, तो फिर आप और क्या बख्शेंगे वो? तो हमारी संस्कृति को आज उनसे ट्रीट है, और इसी बात के लिए हमारी उनसे वैचारिक लड़ाई है। इट इज आइडियोलॉजिकल वार। हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध हमारा युद्ध नहीं है, हमारा युद्ध है एक विचारधारा की है, जो अलग अलग सभ्यता की, जो अलग अलग संस्कृति को रिप्रेजेंटेशन करने वाली जो सभ्यता और संस्कृति है, उनके बीच में ये विचारिक लड़ाई है। प्रमोद जी, अभी आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि AIUDF को जो फंड मिलता है वो अलकायदा की ओर से मिलता है, क्या यही कहा सर आपने? मैंने ये कहा कि जो लोग तुर्की से जो फंडिंग करते हैं, जो अलकायदा को फंडिंग करते हैं, उन्हीं लोगों ने बदरुद्दीन साहब के NGO को फंडिंग की है। ठीक है, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तो आरोप बहुत पहले से उन पर लगते आ रहे हैं। ठीक है चंपक जी, ठीक है सर। चंपक जी, बेहद गंभीर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया, इस आरोप का तो जवाब दीजिएगा। लेकिन बीजेपी जब ये कहती है कि हमें मियां मुसलमान के वोट नहीं चाहिए, तो इसके पीछे की स्ट्रेटेजी आप क्या समझते हैं? हेलो चंपक जी बोलिए, सुन पा रहे हैं, बोलिए आप। हेलो चंपक जी सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए, आपको आवाज मिल रही है? ये जो हिमंत बिश्व शर्मा है जी, ये कुछ दिन कांग्रेस में था, तो उस समय उसने बोला कि मोदी जी का गुजरात में पाइप में से मुसलमानों का खून बहता है।
और मोदी जी जो पॉलिसीज लेके आए हैं, इन पॉलिसियों के लिए रिक्शा वाला ठेला वाला मोदी जी को टक्कर लगाएगा। इसीलिए ये विष्णु शर्मा आरएसएस और नरेंद्र मोदी को कॉम्पेंसेट कर रहा है और आरएसएस एज ए टूल हिमंत बिश्व को यूज कर रहा है। जो आपका हिंदू राष्ट्र का जो इनका सपना है, वो सपना आगे लेके मद्रासा क्या अभी एक जमहूरियत में कोई मंत्री कोई भी पार्टी ये कहे कि मुझे इन तबके का वोट नहीं चाहिए, तो आप इनका बैक ऑफ द माइंड बहुत लंबा एक साजिश है। ये साजिश कुछ दिन सामने आएंगे और ये तो कह रहा है कि तहजीब का लड़ाई। आप मुझे बोलिए, कोई भी तो तहजीब का लड़ाई हो सकती है क्या? तहजीब इत्सल्फ पे पॉजिटिव चीज है। ये दो तहजीब कंपार्टमेंटलाइज नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये जो बीजेपी है, आरएसएस है, ये आसाम का भाषा संस्कृति तहजीब को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए CAA से ये बांग्लादेशी हिंदू नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो असमिया संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है, हमें उनके वोट नहीं चाहिए। वो तो इस संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। बीजेपी संरक्षण करने का प्रयास कर रही है सर। गलत नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये आसाम का संस्कृति, आसाम की तहजीब, आसाम की भाषा खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि विप्लव में क्या हुआ, ये इसीलिए ये लोग करते हैं। ये हिटलर का जो गोबेल से दिया है, गोबेल से कि झूठ बार बोलो, ये बार झूठ बोलते हैं। अभी अल-कायदा, अभी आप देखिए, अभी अल-कायदा से अगर पैसा आता है तो अमित शाह घोड़ा घास काटता है क्या? और अभी ये जो 17 में बोला है, और बटन में एक इंच जमीन भी कब्जा नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आसाम में विधानसभा में बीजेपी सरकार बोल रही है, लेकिन आपका चैनल में आके बोल देते हैं। ठीक है चंपक जी, आप रहिए मेरे साथ रविशंकर जी जुड़ रहे हैं, संपादक दैनिक पूर्वोदय टाइम्स के, और साथ ही साथ तहसीन पुलावाला जुड़ रहे हैं, सपोर्टर कांग्रेस के। तहसीन, असल में बीजेपी जब ये समझाती है कि हमें मियां मुसलमान वोट नहीं चाहिए, वो एक सजेशन भी देती है कांग्रेस को कि देखिए साहब, आप भी उन्हीं लोगों को कैंडिडेट के तौर पे प्रोजेक्ट करिए जो मियां मुसलमान खुद को ना मानते हो। कांग्रेस को भी सलाह दी गई है असल में। जी, सबसे पहले मैं लीगल बात के बाद में राजनीतिक बात करूंगा। मियां मुसलमान या बंगाली मुसलमान का मतलब क्या है? मैं बीजेपी के प्रवक्ता को आपके शो पे सुन रहा था। अगर उसका मतलब है कि ये लोग इलीगल अवैध बांग्लादेशी है, तो पिछले 6.5 साल से 56 इंच के नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत है। एक्सटर्नल अफेयर्स सीधा सिर्फ केंद्र का सब्जेक्ट है। 7 साल से भाजपा की सरकार है आसाम में। तो इन अवैध बांग्लादेशियों को आपने वापस क्यों नहीं भेजा? इसके लिए ना ही आपको सीए की जरूरत है, ना किसी और कानून की जरूरत है। अगर कोई इलीगल हमारे देश में, तो उसको भेजने की आपका एक संवैधानिक कर्तव्य बनता है। दूसरी बात, अगर ये इलीगल बांग्लादेशी है, तो क्या बीजेपी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि आज आपके शो में उन्होंने कहा इलीगल बांग्लादेशी है, कि भारत का इलेक्शन कमीशन और आसाम का इलेक्शन कमीशन एक इतना कमजोर संस्था है कि इलीगल बांग्लादेशियों को वोटिंग का अधिकार देता है। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि हमारे मुल्क में इतना बंटवारा क्यों चल रहा है। ये बंगाली मुस्लिम है, ये नॉर्थ इंडियन है, ये सिख है, ये खालिस्तानी है, ये स्टूडेंट है, सबको दुश्मन क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए क्योंकि हमें बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही ताकतवर प्रधानमंत्री, लेकिन दरअसल नरेंद्र मोदी जी एक बेहद कमजोर इंसान है। और एक कमजोर इंसान अपने आप को ताकतवर कब बता सकता है? एक कमजोर इंसान अपने आप को ताकतवर तभी बता सकता है जब वो दूसरों को अपना दुश्मन बनाए, अपने आप को विक्टिम बनाए और दूसरों को ये बताए कि उनके खिलाफ वो लड़ रहा है एक बड़े कॉज के लिए। तो हर एक व्यक्ति देशद्रोही हो जाता है, देश का दुश्मन हो जाता है। दिल्ली में स्टूडेंट्स हो जाते, हमारे किसान खालिस्तानी हो जाते। तहसीन, जिस बंटवारे की आप बात कर रहे हैं, जिसको देख के आप परेशान हो रहे हैं, क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन पहली बार एक सिटिंग प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान आपको तहसीन अच्छे से याद होगा, जो कहते थे देश की संपत्ति पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। वो क्या था? वो बांटने की कोशिश नहीं थी तहसीन? जी,
जी मैं उस पर आता हूँ, लेकिन पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपका पहला जो सवाल था उसका मैं जवाब देते, फिर मैं मनमोहन सिंह जी का जवाब मैं आपको उत्तर देता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इतना मासूम मत बनिए तहसीन, मैं कह रहा हूँ इतना मासूम मत बनिए और ऐसे सरप्राइज मत होइए कि मैं कहाँ आ गया किस ग्रह में। इस तरह की तस्वीर तो हमने कभी पहले देखी ही नहीं। पिछले 60 से 70 साल में देश यही देख रहा है तहसीन, यही देखते आ रहे हैं हम लोग, बस रंग बदल रहा है। आप इतने मासूम मत बनिए, बस अपनी बात को कंटिन्यू करिए प्लीज। थैंक यू, आपने मुझे इजाजत दी, थैंक यू। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का एक सिटिंग प्रधानमंत्री नफरत से बात करता है। आपने मोदी की तुलना मनमोहन सिंह जी से कर दी। मोदी जी जो एक कमजोर व्यक्ति है उसकी तुलना एक विद्वान मनमोहन सिंह जी से कर दी, लेकिन मनमोहन सिंह का पूरा बयान आपने नहीं प्ले किया। मनमोहन सिंह का पूरा बयान था कमजोर लोगों को इन टर्म्स ऑफ के वो आगे बढ़े, दुनिया जिंदगी में आगे बढ़े। वो बंटवारा का बयान नहीं था जो मोदी जी ने फॉर एग्जाम्पल झारखंड में किया कि जो लोग दंगे करते हैं उनको अपने कपड़ों से पहचाना जाता है। वो तरह का बयान नहीं था जो उन्होंने मुरादाबाद में किया उत्तर प्रदेश में कि जो पाकिस्तान है वो हमारे ट्रेन की दुर्घटना करा रहे और एनआईए ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे। मनमोहन सिंह जी और मोदी जी की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। मनमोहन सिंह जी विद्वान थे और मोदी जी बाटला एनकाउंटर में मारे गए लोगों पे किसने आंसू बहाए और किसने बयान दिया, मैं इस पर जाना ही नहीं चाहता। बहुत अच्छा, तहसीन में जाना ही नहीं चाहता इस तरह के मुद्दों में, इस तरह के मुद्दों पे नहीं जाना चाहता। नहीं आप गए इसलिए मैं आपको करेक्ट करूंगा, क्योंकि आप गए, मैं भी नहीं जाना चाहता क्योंकि आप गए, मेरा फर्ज आपको करेक्ट करने के लिए। बाटला एनकाउंटर से आंसू बहाएंगे ऐसा सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह जी का बयान था। असम पे लौट आए तहसीन, असम पे लौट आए? नहीं बिल्कुल नहीं, वरना मैं शो छोड़ दूंगा। आपने आरोप लगाया, नहीं मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं उन चीजों में जाना नहीं चाह रहा। आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं तहसीन, आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं। इजाजत नहीं दूंगा कि आप आरोप नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए लेकिन मिसकोट मत करिए। मैंने कहा मैं इस तरह के मुद्दों में नहीं जाना चाहता। नहीं, उसके आपने गए, मैं आपको क्लैरिफाई करा हुआ। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए और असम पे लौटिए। बाटला हाउस पे आंसू बहाए गए ऐसा सलमान खुर्शीद ने बयान दिया था, उसका समर्थक दिग्विजय सिंह ने किया था। दोनों पे पार्टी ने एक्शन लिया, लेकिन बाटला एनकाउंटर की हकीकत क्या थी? उस अफसर को सोनिया गांधी जी ने उसके परिवार को पत्र लिखा और राष्ट्रपति का सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो पुलिस वालों को मिलता अशोक चक्र मिला। लेकिन ये सच्चाई आप बयान नहीं करते हो। अब सलमान खुर्शीद का बयान जिसपे एक्शन हुआ उसको आपको, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। मैंने पहले ही कहा कि मैं इस तरह के बयानों पे नहीं जाना चाहता। असम लौट आइए ना तहसीन, मुझे मियां मुसलमानों की रणनीति समझा दीजिए। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है और आपको सलाह क्यों दी गई? बस छोटा सा सवाल। बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि जिस बात पे आपको बहुत बुरा लग रहा है उसमें सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही कमजोर और छोटे दिल के व्यक्ति है जो सिर्फ बंटवारा करते जीतना जानते। आपका इस पे काउंटर है कि 60 साल से होते आए, क्योंकि ये 60 साल से होते आए इसलिए हमने नरेंद्र मोदी जी को चुना जिसने कहा मैं भारत को आगे ले जाऊंगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि एटीएम पे हम डिबेट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, बांग्ला मुसलमान को बांटने की। हम डिबेट इसकी नहीं कर रहे कि पहली बार 40 वर्षों में भारत की इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होगी जिसका श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी को। हम इस पर डिबेट नहीं कर रहे कि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला कि मैं भारत को 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। वो सच्चाई में 2 लाख करोड़ भी नहीं है। हम नरेंद्र मोदी के झूठ पे डिबेट नहीं कर रहे, इसलिए वो काउंटर करते इस तरह की झूठ फैलाकर और नफरत फैलाकर। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। मेरे साथ रविशंकर जी भी है। रविशंकर जी, असमी और गैर असमी मुसलमानों में अंतर पैदा करने की कोशिश बीजेपी का ये बयान है क्या? आपका एनालिसिस क्या है सर? देखिए घनश्याम जी, ये सीधा सीधी जो बात समझ में आती है वो है पोलराइजेशन, वोटों का पोलराइजेशन, जो हिंदू मतदाता है उनका ध्रुवीकरण। ये सीधा सीधी इसका, और ये आज या कल का बयान नहीं है, इसमें 1 महीने से इस तरह के बयान चल रहे हैं जी। और ये बयान सब इस तरह के बयान आने लगे जब कांग्रेस और एआईयूडीएफ इस गठबंधन की सुगबुगाहट, और उस समय से इस तरह के बयान बीजेपी खेलने की तरफ से आने लगे जी। यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के भी कुछ विधायकों ने इस तरह के माहौल माने बीजेपी को ऐसी गेंद दी जिस पर वो छक्का मार सके। अब ये मियां म्यूजियम का जो अभी प्रमोद जी जिसकी बात कर रहे थे, मियां म्यूजियम का प्रस्ताव दे दिया, वो भी श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में, जो असमिया संस्कृति का एक पवित्र
स्थल है और शंकरदेव बहुत ही पवित्र व्यक्ति जी संत है। तो अब उसको बीजेपी वालों ने लूट लिया और वही उसे उनके ऊपर अटैक करने लगे। और जैसे ही कांग्रेस और एडीएफ के गठबंधन की बात स्पष्ट हो गई और इस मामले में सबसे ज्यादा बेबाक जो बात कर रहे हैं वो है डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा। वो लगातार यही बात दोहरा रहे हैं कि हमें मियां वोट नहीं चाहिए, मीन्स की। और देखिए, चूंकि हेमंत बिश्व शर्मा बहुत सुलझे हुए रणनीतिकार हैं भाजपा के, उनको ये पता है कि 10 साल पहले तरुण गोगोई ने यही इसी तरह का एक स्लोगन दिया था कि हु इज बदरुद्दीन। वो असमिया वोटर जो हैं उनको खुश करने के लिए जो, और जैसे ही हु इज बदरुद्दीन उन्होंने कहा तो पूरे ऊपरी असम में जहां पर असमिया भाषी मतों का जहां पर ज्यादा वर्चस्व है उस पूरे इलाके में तरुण गोगोई स्वीप कर गए। अब चूंकि वो बयान को रिपीट नहीं कर सकते हैं हेमंत बिश्व शर्मा, तो उन्होंने यहाँ पर लाया कि मियां संस्कृति या हमें मियां का वोट नहीं जाना चाहिए। और अगर देखें तो असम में अगर करीब 34% के आसपास अल्पसंख्यक वोटर हैं और उनमें हार्डली 3-3.5% असमिया वोटर है। बाकी सारे जिनको ये मियां मतदाता, और ये बीजेपी को भी पता है कि उनके वोट इनको नहीं मिलने वाले हैं। तो जो वोट हमको मिलना ही नहीं है और उसको अगर हम तिरस्कृत करके अपने जो हिंदू मतदाता हैं, जो असमिया भाषी हिंदू मतदाता हैं, इनको अगर हम इन्फ्लुएंस कर लें तो उसमें परेशानी क्या है। तो इस पूरे जो रणनीति है इस तरह के बयानों की, वो यही है कि हिंदू वोटों का पोलराइजेशन करना और तभी भाजपा के लिए ठीक है सर, लोअर असम में दिक्कत हो रही है। तो प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। तो प्रमोद जी, क्या ये वाकई वोटों का ध्रुवीकरण है? और क्या एक के साथ ना होने को बताए आप दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते? जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि असल में मुसलमानों के खिलाफ आप है, तब तक हिंदुओं के पास नहीं जा पाएंगे। क्या इसे मैं ऐसे समझूं सर? देखिए, मैं एक दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी जो वरिष्ठ पत्रकार है श्री रवि जी ने कहा कि वोट की बात है, ये वोट की बात नहीं है। वोट बैंक की राजनीति हम नहीं करते। वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती आ रही है और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस पार्टी ने करी। अभी पूनावाला साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला एफिडेविट भी कांग्रेस पार्टी ने ही दाखिल किया था। तो ये सवाल भी वो इस बात का भी जवाब नहीं। तो यही मुद्दे ना आपके पास चुनाव में जाने पे यही मुद्दे हैं क्या? इसके अलावा कोई दूसरे मुद्दे समझ में क्यों नहीं आते सर? देखिए घनश्याम जी, राष्ट्र हित की बात करना, अपनी संस्कृति की रक्षा की बात करना, अपनी सभ्यता की रक्षा की बात करना वोट बैंक की राजनीति नहीं है। हमारे ये राष्ट्र, आप मुझे ये समझाइए कि असमिया संस्कृति को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? वहां की जीडीपी क्या कहती है? विकास दर क्या कहती है? महिलाओं के हित में आपने क्या किया? बच्चों के शोषण जो हो रहा था उसके खिलाफ क्या किया? उनके पोषण को इंक्रीज करने के लिए क्या किया? सर, इन मुद्दों पे बात करिए ना, इन मुद्दों पे बात करिए। मैं बता रहा हूँ आपको, आप मुझे समझ गए। आपने सवाल काफी पूछे, मेरे को समझ लीजिए आप। आज मैंने ये कहा कि जिस तरह हमारे 70 की माटियों का जिस तरह से इन्होंने कब्जा किया था, हमने उसको मुक्त करवाया। श्रीमंत शंकर देव का जो जन्म स्थान है, आज वहाँ हम एक ऐसी माने वहाँ एक ऐसा हम ऐतिहासिक माने कार्य जा रहे हैं। आज पंजाब के सिख को स्वर्ण स्थान पर गर्व है। उसी तरह जब आज आसाम का श्रीमंत शंकर देव जी के जब जन्म स्थान जो बतरदुआ है, जहाँ घुसपैठियों ने 70 की माटी पे कब्जा किया था, वहाँ उसको हम एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में उसको हम विकसित करने जा रहे हैं। हमारे जो 8000 नामघर है, जिनके पीछे इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था, आज हमने उनको सहायता राशि प्रदान की है। आज कामाख्या टेम्पल के लिए हमने 300 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। और दूसरी बात, आज आपने कहीं डेवलपमेंट की, तो आज मैं आपको उदाहरण देके कहता हूँ कि जन धन योजना के तहत
1,59,000 करीब ठीक है खाते सर, खोले गए ठीक है हैं। सर। उसमें 1 लाख मैं आपको जवाब दे देता हूँ। नहीं हो गया, दे दिया सर। चुनावी मंच नहीं है सर। सर भाषण नहीं सर, चुनावी भाषण नहीं हो सकता ना सर। आपकी योजना हमें पता है सर, जनधन योजना का जिक्र आप करेंगे, मुझे पता है। आपने डेवलपमेंट की बात की, जी उदाहरण दिया है जी। उसके बाद आज जो कृषि किसान नीति के तहत हमने जो पैसे दिए उसमें फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है बरपेटा, सेकेंड डिस्ट्रिक्ट है नौगांव और थर्ड डिस्ट्रिक्ट है धुबरी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कमाल की बात है सर, कमाल की बात है। इतने बड़े ग्रोथ रेट के साथ भी आप मियां मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। इतने बड़े विकास के बाद भी आप इसकी राजनीति कर रहे हैं। इससे आगे बढ़ने की जरूरत है ना सर, यही समझूंगा सर। ठीक है, ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, आप मेरे साथ रहिए सर। अभी और मौका दूंगा, 1 घंटे की बहस है सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। बात आज लोकतंत्र में हो रही है असम की, और बात हो रही है मियां मुसलमानों की, जिसके वोट कम से कम बीजेपी को तो नहीं चाहिए। ब्रेक के उस पार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, और लोकतंत्र में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम की, और असम में हेमंत बिस्वा के उस बयान की जिसमें वो कहते हैं कि हमें मियां मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। इसके पीछे का एजेंडा क्या है, बीजेपी की रणनीति क्या है, और दूसरे दल इस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ चंपक लिता जी है, महासचिव AIUDF के। चंपक जी, असम में हेमंत बिस्वा कहते हैं कि सभी क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी अपने दम पे चुनाव में आती है तो उसको बीजेपी की बी पार्टी कहा जाएगा। क्या कांग्रेस और AIUDF के साथ आने के बाद इस तरह के बयान देना जरूरी हो गया था? यही एक पैतरा था इनके पास, आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, APP के सरकार 5 सालों में फिसदी साबित हुई। 80 करोड़ रुपए का ऋण है असम के ऊपर। बेरोजगारी है। असम में जागीरोड पेपर मिल, 5 ग्राम पेपर मिल इंडस्ट्री बंद हो रही है। ये सबको अगर आपका डिस्कोर्स में रखा जाए तो ये बीजेपी का पांव उखड़ जाएगा। इसीलिए ये लोग नॉन इशू को इशू बना के साधन के एडवांटेज के जरिए लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन हम ये बता देते हैं, आसाम के लोग सीधे साधे जरूर है, मूर्ख नहीं है। इस बार बीजेपी को उचित जवाब दिया जाएगा। अभी जो ये आपका प्रमोद स्वामी जी बोल रहे हैं, आसाम में कोई कम्युनिटी नहीं है, ये एक मनगढ़ंत है। मियाँ बोल के कोई जाति आसाम में नहीं है। ये जो जिनके बारे में वो बोल रहे हैं ये बांग्लादेशी है। जहां तक AIUDF का मानना है कि बांग्लादेश से आए हुए 25 मार्च 1971 के बाद आए हुए असम समझौते को मानते हुए बांग्लादेशियों को असम से बाहर करिए। और हमारा जो सदस्य है मौलाना बदरुद्दीन अनवर पार्लियामेंट में यहाँ तक बोल दिया बांग्लादेशियों को गोली मारी है। तो इसके बाद बांग्लादेश से आए हुए वोटरों को वोट देना ये कोई मतलब है क्या? इनको अभी ध्रुवीकरण करना है, हिंदू मुसलमान करना है, मदरसा बंद अच्छा कर दिया। चंपक जी एक छोटा सा सवाल है सर, ये मुझे बता दिए, बीजेपी फिसड्डी सरकार रही, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी का विकल्प आप हैं। क्या आप ये साबित कर पाए, ऐसा कौन सा ब्लूप्रिंट है आपके लिए, आपके पास असम के लिए, जिसके बाद आप कह पाए कि हाँ बीजेपी का ऑल्टरनेट हम ही है? जी सर, अभी देखिए हम लोग 15 साल का पार्टी है। अभी आसाम का कम से कम 40% 45% एरिया में हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है। और हम लोग का जो है कि रोटी कपड़ा मकान से ऊपर शिक्षा चिकित्सा और सम्मान, ये हम लोग 6 लेके चलते हैं। हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग का शिक्षा चिकित्सा और सम्मान लोगों को रोड मैप दे रहे हैं, डिजाइन दे रहे हैं। आगे चुनाव में और भी लोग लिखित आप में अकेले कुछ करने की कुव्वत नहीं थी ना, आप अकेले नाकाफी थे, इसीलिए कांग्रेस के साथ गए, अलायंस करना पड़ा आपको। हम्बल सबमिशन, हम लोग अभी का डेट में अकेला AIUDF सरकार बनाने का हमारा नहीं है। हम लोग का अभी ये मिशन नहीं है।
लेकिन अभी भी 40% सीटों पे हम लोग का अच्छा खासा संगठन है और हमें छोड़ के कोई गवर्नमेंट नहीं बना पाएगा। इसीलिए अपने रीजनल पार्टी हम लोग के साथ आ रहे हैं और जो नहीं भी आ रहे हैं वो भी हम लोग के साथ आने वाले हैं, बातचीत चल रही है। ठीक है। तहसीन पूनावाला साहब, असल में क्या ये वाकई वोटों का ध्रुवीकरण के मद्देनजर दिया गया बयान है, या फिर इस बयान के बाद अब बाकियों को, खासकर विपक्ष को, ये लगने लगा है कि ये बयान कहीं ना कहीं उनकी रणनीति पे पलीता लगा सकता है, डेंट पहुंचा सकता है, इसलिए तैयारी अब फिर जोर से करनी होगी? इससे कुछ नहीं होना है। आसाम में एक परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन में ये है कि बीजेपी की सरकार चुनाव हारने जा रही है। आपने सवाल सही पूछा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और असम में उन्होंने काम किया होता तो ये ध्रुवीकरण, ये बंटवारे की जरूरत क्यों थी? मेरे जो लीगल सवाल था उसका किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं उम्मीद करता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता दे। अगर ये बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ किए हुए है तो माननीय 56 इंच का सीना रखने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इनको बाहर क्यों नहीं किया? ये संवैधानिक उनका कर्तव्य है। और अगर ये अवैध नहीं है तो किस अधिकार से आप भारतीयों को बांट रहे हो? क्या इलेक्शन कमीशन में आपको विश्वास नहीं? मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ये कहते हुए, जब आप बात कर रहे थे मैं कुछ पढ़ रहा था और आप जानते हो कि हिटलर की चाल क्या थी? हिटलर की चाल ये थी कि हर एक किसी कौम को हर समय एक किसी कौम को विलन बना दे। सिर्फ जूस को टारगेट नहीं किया। जूस एक टाइम पे विलन थे, एक टाइम पे सोशलिस्ट थे, एक टाइम पे स्टूडेंट थे। उनको विलन बता दो। उनको बता दो कि इसकी वजह से जर्मनी की संस्कृति पे नुकसान हो रहा है, जर्मनी इनके वजह से पीछे चल रहा है। और हिटलर ने क्या किया ये विश्व जानता है। आज ये कौन कर रहा है ये आपके सामने है। आप डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं करते? आप उसका जवाब क्यों नहीं देते हो कि भारत की इकॉनमी पहली बार 40 वर्ष में क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भारत में क्यों है? इस पे आप स्पेसिफिक बातचीत। अच्छा तहसीन जी, तहसीन पूनावाले जैसे सपोर्टर जब कांग्रेस के पास हैं तो ये तो कांग्रेस का बहुत बड़ा सौभाग्य होना चाहिए कि इस तरह की माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़े, क्योंकि सारी चीजें तो आपको पता है, लेकिन इतनी सारी चीजें पता होने के बावजूद भी कांग्रेस वो कमाल क्यों नहीं कर पाती? फिर उसे दूसरों का सहारा क्यों लेना पड़ता है या दूसरों की बैसाखी क्यों बनना पड़ता है? अपने वजूद के साथ वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाती जब उसे बीजेपी की हर स्ट्रेटेजी पता है कि बीजेपी कर क्या रही है? सर उसका तोड़ भी तो पता होगा फिर आपको। इसमें ये एक बहुत लंबा विषय है, इसमें बहुत समय लगेगा। कभी मैं आपके साथ बैठूंगा, कभी और शो में बात करूंगा, लेकिन इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में बहुत सारी गलतियां की है और ये मैं विश्वास रखता हूं कि राहुल गांधी वो उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी क्या कहते हैं? कांग्रेस ने ये नहीं किया था, कांग्रेस ने वो नहीं किया था। कांग्रेस ने जो गलतियां की थी उसकी सजा आज कांग्रेस को मिल रही है। लेकिन जो गलतियां कांग्रेस ने की थी आप उनको क्यों दोहरा रहे हो? दोहराकर उसका जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हो? आपने 2014 में क्या कहा था? घर घर मोदी, हर हर मोदी, हम भारत को आगे ले जाएंगे। आप दरअसल भारत को पीछे ले गए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ये पूछते, आज लोकतंत्र के इंडेक्स पे, आज फ्रीडम ऑफ मीडिया के इंडेक्स में भारत गिर रहा है। एक 18 साल की लड़कियों को गाली दी जा रही है। भारत में जो विश्व में जो भारत का नाम है खराब हो जा रहा है। पूरी भारत की हुकूमत 3 लड़कियों से डर गई है। ये क्या भारत का स्टैचर नरेंद्र मोदी जी इस तरह से नीचे करना चाहते हैं? क्या कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को जवाब नहीं देना पड़ेगा? हर चीज का जवाब ये तो नहीं हो सकता कांग्रेस ने वो क्या इसलिए हम कर रहे हैं, ये तो गलत है। चलिए, पर आपने माना कि कांग्रेस ने गलतियां की हैं, ये भी बड़ी बात है। ईमानदारी के साथ अपनी बातें स्वीकार की। शुक्रिया तहसीन, इस बात के लिए आपका शुक्रिया, और अब बधाई के पात्र भी हैं। और मेरे साथ रविशंकर जी जुड़े हैं। रविशंकर जी, असल में 34% मुसलमान असम में, जिसमें से 4% वो जिनको बीजेपी चाहती है कि वोट दें और 30% वो जो चाहती है नहीं दे। सर महज 4% मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए ये बयान दिया गया, थोड़ा समझ में नहीं आता सर, और हजम भी नहीं होता। नहीं देखिए, इसमें सीधा सीधी 4% का नहीं है, वो 4% से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जब कांग्रेस और एओडीएफ का जो अलायंस हुआ है और उससे ये स्पष्ट दिख रहा है, जो यहाँ पर जो भी लोग राजनीति की थोड़ी भी समझ रखते हैं जी, कि लोअर असम और बराक वैली वहां पर बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, टफ फाइट होगा वहां पर। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने अलग अलग चुनाव लड़े थे और इसका लाभ बीजेपी को ऐसी सीट पर भी मिल गया था जहां पर हिंदू मतदाताओं की संख्या अल्पमत में है, क्योंकि
जो अल्पसंख्यक वोट थे वो डिवाइड हो गए। इस बार जो तस्वीर बदली है, दूसरा ये है कि अपर असम में जो नए दल बने हैं, असम जातीय परिषद और राइजर दल, और जो आज भी बयान आया है कि ये लोग अलायंस करेंगे, इलेक्शन पूर्व अलायंस करेंगे, तो ये कितना अपर असम में ये कितना परसेंटेज वोट काटेंगे, और जो वोट काटेंगे वो बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन दोनों का कटेगा। इसीलिए बीजेपी की एक रणनीति है कि हमको हिंदू मतों का पोलराइजेशन हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए, और अगर वो होता है तो बीजेपी के लिए सेफ साइड होगा। और अगर आज को अगर कांग्रेस और एओडीएफ अगर अलग अलग चुनाव लड़ रहे होते तो बीजेपी निश्चित रूप से वॉक ओवर करती, क्योंकि कुछ इन्होंने कई काम किए हैं, काम वो जमीन पर दिख रहा है। कांग्रेस के साथ एडवांटेज यही है कि वो एएलडीएफ के साथ आ गए हैं और उसका लाभ उनको इन दोनों दलों को मिलेगा, लेकिन उन्हीं सीटों पर मिलेगा जहां पर माइनॉरिटी वोट एक फैक्टर है। और इस वजह से ऊपरी असम में जो कांग्रेस के 8 विधायक हैं वो थोड़ा घबराए हुए हैं। उनमें से एक विधायक तो भाजपा में जा चुकी है, लेकिन जो वो बहुत खुश नहीं है अंदर से इस गठबंधन से, क्योंकि और जिस तरह से हेमंत विश्वकर्मा हैमर चला रहे हैं और ये नारा लगा रहे हैं कि हमें मियां वोट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उसका कहीं ना कहीं असर अपर असम में और जो हिंदी असमिया भाषी जो मतदाता हैं उन पर उसका असर पड़ा भी है, क्योंकि मियां संस्कृति को अभी तक ये एकदम नया कॉन्सेप्ट आ गया। असम के जो खिलंदिया लोग हैं, जो मूल के लोग हैं, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी है, और इसी का लाभ भाजपा इस चुनाव में उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक, प्रमोद स्वामी भी हमारे साथ हैं। तो प्रमोद जी, असल में क्या पंचायत चुनाव में वोट नहीं मिला मियां मुसलमानों के जरिए, ना ही आपको लोकसभा में वोट मिला, ये उसका दर्द है क्या? वो जो चोट उन लोगों ने आपको तब पहुंचाई है उसका बदला लिया जा रहा है क्या, ऐसा कह के कि हमें आपके वोट नहीं चाहिए? आप जानते हैं वो आपको वोट देंगे भी नहीं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है, और जनता जनार्दन का जो निर्णय होता है वही माने खुदा की आवाज होता है। तो आज देखिए जो 2016 में जो विधानसभा चुनाव थे उसमें हमारा रिजल्ट देखिए, उसके बाद पंचायत चुनाव में हमारा रिजल्ट देखिए, और 2019 के लोकसभा चुनाव में 14 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। उसके बाद में जो काउंसिल के ऑटोनॉमी काउंसिल के जो चुनाव हुए वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया है। अगर हमने काम नहीं किया होता तो हमें इस तरह से जनता का व्यापक समर्थन नहीं मिलता। घनश्याम जी, दूसरी बात, आज इसी बजट में देखिए 19,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम चल रहा था, उसके बाद में 34,000 करोड़ रुपए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चुनाव है, ये तो घोषणा करेंगे ही ना, चुनाव है, घोषणा तो करेंगे आप। 80,000 करोड़ रुपए हमने तेल खंड के लिए दिए हैं। आज जो है एम्स जो है आज एम्स का जो निर्माण जो है द्रुत गति से आज चल रहा है। गुवाहाटी में एम्स का निर्माण हो रहा है। आज जो है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ही बोलिए, या बधाईगांव में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बोलिए, या कोकराझार में एयरपोर्ट बोलिए, या लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोले का आधुनिकरण बोलिए, और 13 फाइनेंस कमीशन में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 79,741 करोड़ दिए थे। मोदी जी ने 14 फाइनेंस कमीशन में 1,55,092 करोड़ रुपए दिए, और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ से आसाम का प्रतिनिधित्व करते थे और भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आसाम का 8,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी के रूप में बाकी था। ठीक है सर, चुनावी कैंपेनिंग हो गई सर आपकी, आपकी चुनावी कैंपेनिंग हो गई, ठीक है सर, इतना मौका, ठीक है सर, बहुत बड़ा मौका दे दिया सर। आपकी चुनावी कैंपेनिंग का मंच नहीं है ये सर, आपके चुनावी भाषण का मंच नहीं है। प्रमोद जी, सवालों का जवाब दीजिए सर। प्रमोद जी, क्यों घबरा गए इतना, क्यों शोर मचा रहे हैं इतना? ठीक है प्रमोद जी, मैं ठीक है प्रमोद जी, ये चुनावी कैंपेनिंग हो गई आपकी सर, चुनावी भाषण हो गया, पहुंच गया असम के लोगों तक आपका,
ठीक है, हमारी राजनीति मुझे ये बताइए सर, जब काम की इतनी बड़ी लिस्ट आपके पास है तो उसके बाद क्या इस तरह के बयानों से बचने की कोशिश नहीं की जा सकती थी? ऐसे बयान देना जरूरी था क्या? हमारी नीति है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नहीं है वो कहाँ है सर? वो कहाँ दिखाई देता है? कि धरातल पे ये सत्य है कि घुसपैठियों के वोट हमें नहीं मिलते और घुसपैठियों के वोट हमें चाहिए नहीं। तो ये घुसपैठी आपकी सरकार में क्या कर रहे हैं? तो ये घुसपैठी आपकी सरकार में क्या कर रहे हैं सर, ये बताइए। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? घुसपैठी क्या कर रहे हैं सर? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? घुसपैठी क्या कर रहे हैं? और क्या इलेक्शन कमीशन इनको घुसपैठी मानता है? चुनाव आयोग क्या इन्हें घुसपैठी मानता है? प्रकाश जायसवाल ने जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था 50 लाख घुसपैठी है आसाम में। आसाम के चीफ मिनिस्टर श्री स्टेशन से क्या ने कहा था 30 लाख घुसपैठी आसाम में है। और 1985 में आसाम रिकॉर्ड हुआ, आसाम रिकॉर्ड में 3 लिखे डिटेक्ट डिलीटेड रिपोर्ट। 30 साल बाद में भी कांग्रेस पार्टी ने डिटेक्ट तक नहीं किया। लगा करके कांग्रेस पार्टी ने किया। ठीक है सर, आपकी सरकार असम में, आपकी सरकार केंद्र में, फिर भी ये लोग घुसपैठी है जिनको आप पकड़ नहीं पा रहे। आप रहिए मेरे साथ, सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे, चर्चा को ब्रेक के उस पार भी आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए एपीएन। तो लोकतंत्र में आज चर्चा का विषय है असम में हेमंत बिस्वा का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि हमको मियां मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। हालांकि उसके पीछे की स्ट्रेटेजी कुछ और है जो समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण के बीच कि ये बयान के माने क्या है ये समझने का प्रयास है। लगातार सभी खास सामान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ AIDUS से चंपक कलिता जी भी हैं। तो चंपक जी, ब्रेक से पहले जो कुछ प्रमोद जी ने कहा कि असल में हमारे पास विकास की इतनी बड़ी फेहरिस्त है कि उसके आगे बाकी लोग टिक ही नहीं पाएंगे, इस बयान को जस्टिफाई करते हुए ये भी समझाते हैं कि आपके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है उनको घेरने के लिए, विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं असल में आप लोग सिर्फ वहां पर। अभी अगर इतना है तो दिल्ली में किसान क्यों है? में बेरोजगार है, इंडिया में बेरोजगार है, सबको मालूम है। सबसे बड़ी बात है ये लोग बुखलाए के अपने जो महागठबंधन बनी है ग्रैंड अलायंस, इससे ये लोग बुखलाए में है। और अभी आपने बोला कि हुई उस दिन बोलने से आसाम में जो विशेषज्ञ बोला आसाम में वोट बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। खुद तरुण गोगोई जी आपने पहले बोल के किया मेरा ये गलत था, चाहिए था, पहली बात। और दूसरी बात आपका ये जो इतना बात मुसलमान हो मियाँ को गाली देगा, इतना ही डेमोक्रेटिक उनका नॉन मुस्लिम को बीजेपी से कम हो जाएगा। इसीलिए इनको मालूम है इसका जो अभी उठने वाला है यहाँ से तय हो गई है, इसीलिए ये दिमाग इनका नहीं कर रहा, इसीलिए ये लोग ध्रुवीकरण जो हिंदू मुसलमान का। और एक बात कह रहा हूँ, अच्छा चंपक जी, आपकी आवाज मुझ तक बेहतर ढंग से नहीं आ पा रही है। मैं फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, मेरी टीम आवाज दुरुस्त करेगी आपकी। इस बीच आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, कोई फायदा नहीं सर, आप एनर्जी वेस्ट करेंगे, नहीं समझ पाएंगे आपकी बात। तहसीन पूनावाला हमारे साथ है। तहसीन भाई, क्या कांग्रेस और AIUDF का जो अलायंस है ये एक इतना मजबूत चैलेंज के तौर पे बीजेपी देख रही है कि उसके बाद इस तरह का बयान देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प बीजेपी के पास नहीं था? असल में इस अलायंस को कितनी बड़ी ताकत के तौर पे आप देखते हैं असम के लिहाज से? जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस अलायंस के बाद बीजेपी बिल्कुल जुड़ी हुई है। बीजेपी असम में इस वक्त एक वीक विकेट पे है क्योंकि ये के चल के जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद वो आसाम और बंगाल को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और वो बंगालियों के खिलाफ आसाम में गलत बयान कर रहे, जहर फैला रहे और वहां जाकर बंगालियों से वोट मांग रहे, कह रहे कि वहां पर अगली सरकार बनाएंगे। तो इस तरह की राजनीति नहीं चलती है। इसके प्रमोद भाई ने कहा कि हमने इतना सारा काम किया, मैं इसमें नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन अगर इतना सारा आपने काम किया, अगर इसकी वजह से आप जस्टिफाई करते हो कि आपने क्या गलत किया, तो 60 वर्षों तक कांग्रेस लगातार सरकार में आती गई, यानी कि कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया। तो फिर मोदी जी क्यों कहते हैं कि 60 वर्षों में कुछ नहीं हुआ? या तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या तो जो आपका लॉजिक है कांग्रेस पे भी अप्लाई होता है। और अगर कांग्रेस पे अप्लाई होता है तब भी हम मानते हैं कि कांग्रेस ने कुछ गलत काम किया, मैं मानता हूँ, तो इसलिए आज सरकार में वो नहीं बैठी हुई। तो ये घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड रावण का भी नहीं चाहता। मैं लास्ट चीज कहना चाहता हूँ, देखिए अल्टीमेटली इस मुल्क को क्या चाहिए?
हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज केविन पीटरसन नाम के क्रिकेटर को ट्वीट किया, कहा कि सारा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन प्रधानमंत्री के घर के बाद 70 किसानों ने शहीद हो गए, प्रधानमंत्री उनके लिए ट्वीट नहीं कर पाते। आज किसान परेशान है, आज व्यापारी परेशान है। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के प्रवक्ता हमें ये बताए कि भारत आगे कैसे जाएगा, आप भारत को रिवर्स गियर में क्यों ले जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, तहसीन असम पे स्पेसिफिक रहते हैं ना, मुझे ये बताइए कि AIUDF के सहारे के अलावा कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा ब्लूप्रिंट है, ऐसी कौन सी मैजिक स्टिक है जिसके बाद वो सोचती है कि असम को वो रिप्रेजेंट कर पाएगी, असम पे वो काबिज हो पाएगी? AIUDF के अलावा आपके पास ऐसा क्या है अपना? गोगोई जी जो अब हमारे बीच नहीं रहे, सीनियर गोगोई जी, तरुण गोगोई जी, जो बहुत लोग मानते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा रोल था आसाम में नॉर्मलसी लाने के लिए और जो आसाम में प्रॉब्लम थे खत्म करने के लिए। इस चीज को हिमंता बिस्वा शर्मा भी मानते, उन्होंने ट्वीट किया था। मुझे लगता है कि अब गोगोई जी नहीं गए, उनका आशीर्वाद रहेगा और उनको लोग याद रखेंगे। एक कंपैरिजन होगा कि जब गोगोई जी चीफ मिनिस्टर थे, आसाम किस रास्ते पर चल रहा था, प्रगति के रास्ते पर, और आज आसाम कहाँ जा रहा है। मुझे लगता है कि आसाम की जनता जिनके सामने मैं सर झुकाता हूँ, वो इन दोनों चीजों पर तुलना करके गोगोई जी के आशीर्वाद से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आसाम का चुनाव जीतेगी और अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। आप सीरियस हैं राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सर? जी, मैं सीरियस हूँ और मैं डेटा पे बात कर सकता हूँ, लेकिन बहुत समय वेस्ट होगा। मैं ये मानता हूँ कि इस देश के लिए अगर कोई व्यक्ति अच्छा है वो राहुल गांधी, उसके चाहे वो आप उस पर कोई भी आरोप लगा दें, उससे ज्यादा सिंसियर और सच्चा इंसान आपको नहीं मिलेगा। उसने हर वो जो चीज 2019 में 2020 में कही वो सच साबित हुई, चाहे वो कोविड को लेकर थी, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर थी, चाहे वो चाइना को लेकर थी। इन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसे गाली, लेकिन वो हर एक चीज सच्ची साबित। तहसीन भाई, आप अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस में भी कितने लोग उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये भी फिर एक अलग विषय हो जाएगा, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि बीजेपी की असफलताओं की वजह से कांग्रेस जीत जाएगी, पैमाना सिर्फ यही है असम में आने का आपका? नहीं, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस का पॉजिटिव वर्क जब गोगोई जी चीफ मिनिस्टर थे और बीजेपी का नेगेटिव वर्क और एक नेशनल फैक्टर भी काम करेगा कि देश कहां जा रहा है। आसाम तहसीन, जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री देश को कहां लेके जाएंगे, तो आपको भी तो बताना पड़ेगा असम के लोगों को कि आप असम को कहां लेके जाएंगे, फ्यूचर प्लान क्या है? गोगोई साहब के समय में जो कुछ हुआ उसका कब तक आप फायदा लेंगे? सर वो बात तो हो गई ना, अब फ्यूचर प्लान बताइए ना। पूछते भी आप फ्यूचर प्लान है ना, मोदी जी से इसी शो में आपने 20 बार आज पूछ लिया कि आप इंडिया को कहां लेके जाएंगे, भारत को कहां ले जाएंगे। तो आप बताइए असम के लिए फ्यूचर प्लान क्या है आपके पास? मैं मौका दे रहा हूं आपको, आप बोलिए। आसाम की जो जीडीपी, जो स्टेट जीडीपी, जीडीएसपी जो गिरी हुई है, इस वक्त गिर गई है। पिछले यूपीए के कार्यकाल के समय जो आसाम की जीडीएसपी थी, आज गिर गई है। आसाम का कर्जा बढ़ गया है। आसाम में औरतों पर जो क्राइम रेट है वो 23% बढ़ चुका है। इन सब चीजों पे काम करना होगा। ये तो आसाम के लोकल, वही बात है ना। फिर बीजेपी के कार्यकाल की असफलताओं को गिना के आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी पे तैयार है। तहसीन, मेरे पास समय इतना ही, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। सभी खास समारोह का बहुत शुक्रिया, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। तो आज के लिए लोकतंत्र में इतना ही। बात असम की, वहां की सरगर्मियों की, चुनाव बेहद नजदीक है और इन नजदीकियों के चलते इस तरह के बयान आने वाले समय में हम और आप और देख पाएंगे और असम के लोगों को फैसला करना होगा असल में वो इस तरह के बयानों को किस तरीके से समझती है और वोटों में कितना तब्दील करती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।